अगला पॉइंट है अपना पेज नंबर 532 पर। रिवाइज रिटर्न तक अपना कंप्लीट है। सेक्शन नंबर आपको याद रखना है। सेक्शन नंबर हमने कौन कौन से पढ़ लिए? 139(1) रिटर्न ऑफ इनकम, 139(3) इन केस ऑफ लॉस रिटर्न सबमिटेड विद इन टाइम, अदरवाइज लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, 139(4) बिलेटेड, 139(5) रिवाइज रिटर्न। अगला है व्हाट इज द डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न, सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। अब डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में आप देखेंगे तो डिफेक्टिव कब होगा रिटर्न? इफ द असेसिंग ऑफिसर कंसिडर दैट रिटर्न सबमिटेड बाय टैक्सपेयर इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, he may give assessor opportunity to rectify the defect within 15 days from the date of such intimation and this period may be extended. तो अगर आपके रिटर्न में कोई डिफेक्ट नजर आता है असेसिंग ऑफिसर को, आपका काम है रिटर्न फाइल करना, रिटर्न फाइल कर दिया आपने, अब कुछ डिफेक्ट अगर आता है उसमें, तो डिफेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए असेसिंग ऑफिसर 15 डेज पीरियड देता है which may be extended। तो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है अगर कुछ एप्लीकेशन आप देते हैं तो, यानी उस 15 डेज में आपको डिफेक्ट रिमूव करना है, और अगर आप उस 15 डेज में या उस एक्सटेंडेड पीरियड में वो डिफेक्ट रिमूव नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न नल एंड वाइड माना जाएगा। मीन्स ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न भरा ही नहीं। तो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के जो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बताए थे वो सारे अप्लाई हो जाएंगे आपके, मतलब आप ये माना जाएगा गवर्नमेंट के नजर में कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो वो आगे फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो सारी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो नीचे वाले पॉइंट में आपको ये सब बातें लिखी हुई मिलेगी। तो सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? बट बिफोर असेसमेंट इज मेड द असेसिंग ऑफिसर में कंडेम द डिले एंड ट्रीट द रिटर्न एज वैलिड रिटर्न। यानी आफ्टर 15 डेज भी अगर आपने रिटर्न भर दिया है तो असेसिंग ऑफिसर में क्या लिखा हुआ आप देखिए, असेसिंग ऑफिसर में कंडेम द डिले, यानी आपके डिले को वो माफ कर सकता है और आपके रिटर्न को वैलिड रिटर्न कंसिडर कर सकता है। लेकिन वैसे तो 15 दिन का टाइम दिया है तो 15 दिन में भरना चाहिए, एक्सटेंड कर दिया और उसने 15 दिन, तो 15 दिन प्लस 15 दिन 30 दिन में भर देना चाहिए। तो इन केस ऑफ डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न, इन शॉर्ट हम कहें तो असेसिंग ऑफिसर इंटीमेट टू द असेसी एंड गिव 15 डेज पीरियड विच मे बी फर्दर एक्सटेंडेड टू रिमूव डिफेक्ट। एंड इफ असेसी remove this defect within the period, then the return is valid. Otherwise, return treated as invalid return and all consequences of non-filing of return apply. ये आप इतनी बड़ी लाइन जो मैंने बोली अभी, ये थ्योरी में आप लिख के रख सकते हो। अब क्वेश्चन है कि सर डिफेक्टिव ही कब होगा? तो देखो आप नीचे when a return is defective, when a return is defective, एक बार मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, रिटर्न फॉर्म हैज नॉट बीन ड्यूली फिल्ड। रिटर्न का जो फॉर्म है ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जितने भी ITR फॉर्म है, पहली बात तो प्रेस्क्राइब फॉर्म भरो। आपको भरना था 1, आपने भर दिया 2, आपको भरना था 3, आपने भर दिया 4, क्योंकि हर रिटर्न फॉर्म किसी न किसी असेसी के लिए बने हैं, उसमें लिखा है। आप पर अप्लाई हो रहा था ITR 3 और आपने भर दिया ITR 4, तो वो इनवैलिड हो सकता है, यानी डिफेक्टिव हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न मस्ट बी फिल्ड इन मैनर इंडिकेटेड इन द रिटर्न फॉर्म। पूरे फॉर्म भरना है आपको, कहीं ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर कोई क्लॉज आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है तो नॉट एप्लीकेबल या नील लिख दे, 0 लिख दे। ये प्रॉब्लम पहले ज्यादा आती थी जब मैनुअल रिटर्न होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, अब इतना बड़ा रिटर्न फॉर्म आता था ITR 3 28 पेज का फॉर्म है, तो अगर वो सारे में बहुत सारे क्लॉज हम पर अप्लाई नहीं होते हैं, कई बिजनेसमैन ऐसे रहते हैं जिसमें सारे क्लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, तो अधिकांश जगह NA या नील लिखना पड़ता। कई बार तो ऐसा होता है पूरे पेज पे नील लिखना है, तो उस पेज पे अगर
20 क्लॉज भी, तो 20 में नील लिखने से अच्छा है हम क्या करते थे उसको, जैसे बहुत सारी लाइनें बनी हुई है, सब पे नील लिखने से अच्छा है हम क्या करते थे, नील ऐसा कर दो, मतलब ये पूरा पेज क्या हो गया, तो भरना पड़ेगा आपको ऐसा। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो कल से वहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लर्क है वो उठा के और यहाँ पर करोड़ रुपए लिख देंगे तो क्या कर लोगे, आपकी इनकम बढ़ा देगा, क्या कर लोगे। इसलिए नील और नॉट एप्लीकेबल लिखना कंपलसरी। लेकिन अब ये फॉर्मेलिटी लिखी हुई जरूर है यहाँ पे, लेकिन सही बताऊं तो मैं अब सारे रिटर्न ऑनलाइन हो गए, सारे इलेक्ट्रॉनिकली अपने पड़े, तो जो इलेक्ट्रॉनिकली है सॉफ्टवेयर से है डायरेक्ट, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर क्या करता है, कोई क्लॉज आपने अगर ब्लैंक छोड़ा है तो ऑटोमेटिकली 0 ले लेता है। और कई क्लॉज में तो उन्होंने खुद ने लिख दिया यस नो नॉट एप्लीकेबल, तो आपको एरो क्लिक करके यस नो नॉट एप्लीकेबल, तो अब ये गुंजाइश नहीं बचती, अब इसके कारण डिफेक्टिव नहीं होता जनरल रिटर्न। फिर भी यह लिखा है लॉ में, और आगे लिखा भी है, इफ एनी आइटम इज इनएप्लीकेबल वन शुड नो राइट एन ए अगेंस्ट दिस, वन शुड राइट नील टू डिनोट नील रिटर्न, नो कॉलम और रो शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, अदरवाइज रिटर्न विल बी इनवैलिड। दूसरा है रिटर्न विदाउट सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहां स्टार बनाओ, ये काम की चीज है, ऊपर वाला तो कुछ खास काम का नहीं था ये तो। अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पूरा कंप्लीट कंप्यूटेशन कर दिया, डिडक्शन रिडक्शन सब ले लिए, टोटल इनकम भी आ गई, टोटल इनकम के बाद टैक्स लायबिलिटी आई आपकी, टैक्स लायबिलिटी में से आपने टीडीएस सीडीएस लेस कर दिया, जो भी एडवांस टैक्स वगैरह है ना, सब सरचार्ज एजुकेशन से सब हो गया। नेट अभी भी आपको पेबल आ रहा था, यानी इन सबको माइनस करने के बाद भी आपको 50,000 रुपए और देना थे टैक्स के, ठीक है, सब जितना आपने एडवांस टैक्स पे किया, जितना टीडीएस वो सब लेस करने के बाद भी 50,000 और देना है। तो क्या 50,000 का पेमेंट का चालान जब तक सबमिट नहीं करूंगा तब तक रिटर्न फाइल करना सही है या नहीं, या ऐसा करें कि ये नेट पेबल आ रहा, पेबल रहने दो, रिटर्न तो फाइल कर दो, 31 जुलाई लास्ट डेट आ रही है, फाइल कर दो, पेमेंट बाद में कर देंगे, यानी विदाउट सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न इज वैलिड और इनवैलिड, डिफेक्टिव माने या ना माने, क्या कहते हैं। पहले पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ मिलेगा सेक्शन 139(9) प्रोवाइड्स द रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव अनलेस द टैक्स together with interest if any payable in accordance with the provisions of section 140A has been paid on or before the date of furnishing return। पहले ये रूल था कि डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न के दिन या उससे पहले आपने पे करने किया है तो आपका रिटर्न इनवैलिड यानी डिफेक्टिव माना जाएगा, लेकिन इसको अमेंडमेंट कर दिया गया, इसलिए आप इस लाइन को कट कर दें, तीनों लाइन को, क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं, क्या मतलब है, डबल डबल याद रह जाएगा, कट कर दो। रूल ये है कि the provision has been amended with effect from assessment year 17-18. After this modification, a return which is otherwise valid would not be treated as defective merely because self-assessment tax and interest payable in accordance with the provisions have not been paid. सिर्फ इस कारण से, बाकी सब सही है, अगर बाकी कारण से डिफेक्टिव नहीं है तो if otherwise valid then not defective merely because self-assessment tax is not paid। इस सेल्फ असेस किया ना आपने, खुद ने असेस किया, तो ये टैक्स पे नहीं किया तो भी अगर आपने रिटर्न भर दिया तो भी वो वैलिड रिटर्न होगा, वो डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा। ये बहुत शानदार अमेंडमेंट है, ऐसे पॉइंट पे एमसीक्यू बन सकता है, थ्योरी में नहीं पूछेंगे वो ऐसा पॉइंट। एनेक्सर्स, अगला पॉइंट स्टेटमेंट अकाउंट्स, इन सारे रिटर्न के साथ आपको एनेक्सर्स यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, और अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस की स्लिप, पीपीएफ है तो पीपीएफ की फोटोकॉपी, ऐसे पूरा एक बंच बना के भेजना पड़ता था। सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट करवाया तो ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट किया तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट को सबमिट करके एक पूरा बंच बन के और प्रेजेंट होता था। लेकिन जब से ये पेपरलेस रिटर्न का जमाना आया है, ये जितने भी ऑनलाइन रिटर्न है पेपरलेस रिटर्न है, इसमें जो रिटर्न फॉर्मेट है बस वो फिल करना है, उसके साथ आपको सपोर्टिंग कुछ नहीं लगाना है, उस फॉर्मेट में पीएनएल बन जाता है, उस फॉर्मेट में बैलेंस शीट आ जाती है, उस फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन का स्टेटमेंट भी बन जाता है, अलग से आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। लाइफ इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन दे दो कि लाइफ इंश्योरेंस की रिसिप्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। पीपीएफ आपने जमा करवाया, सिर्फ नोट कर दो आप पीपीएफ इतना इतना, आपको पीपीएफ की कोई स्कैन कॉपी नहीं लगाना उसमें। पेपरलेस रिटर्न का जमाना, नाम है उसका पेपरलेस रिटर्न है, कोई पेपर नहीं।
तो अब ये वाला क्लॉज भी किसी काम का नहीं रहा, इसलिए आप पढ़ के देख लेना, ठीक है। तो ये हुए डिफेक्टिव रिटर्न, यानी इन शॉर्ट हम कहें तो रिटर्न इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट इफ रिटर्न फॉर्म इज नॉट प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड ऑल द कॉलम्स एंड रोज आर नॉट फिल अप विथ नील, नॉट एप्लीकेबल और एनी अमाउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट था सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाला पॉइंट, ये हुआ 139। अगला है व्हाट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। बहुत सुना आपने, ये हर किसी के मुंह से पेन वर्ड सुना, परमानेंट अकाउंट नंबर 139A। क्या पेन नंबर लेना कंपलसरी और क्या वॉलेंट्री भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो क्या लिखा है, इफ इनकम एग्जिट्स एग्जम्पशन लिमिट और टर्नओवर एग्जिट्स 5 लाख। दोनों बात याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, इनकम अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन हो तो कितनी 5 लाख। तो या तो इनकम एग्जिट हो और या क्या एग्जिट हो और टर्नओवर एग्जिट्स 5 लाख, 5 लाख रुपए से ज्यादा। इसका मतलब ये कि टर्नओवर 5 लाख से ऊपर है, चाहे इनकम कम आ रही है, इनकम हो सकता है 1 लाख की हो, 5 लाख के टर्नओवर पे कितनी इनकम, बट उसको पेन नंबर लेना है क्योंकि टर्नओवर। तो दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया, कोई सा भी, ये वाला या ये वाला क्राइटेरिया। क्या लिखा आप पढ़े, तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू ऑब्टेन पेन बिफोर 31st May ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच द इनकम एक्सिड्स द एग्जम्पशन मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो अगर ये वाला केस हुआ, इनकम वाला केस हुआ, अगर इनकम आपकी एग्जिट से 2,50,000 तो आपको 31st May तक एप्लीकेशन दे देना चाहिए। कौन सा 31st में आप असेसमेंट ईयर, यानी जैसे 19-20 बीत गया तो 19-20 के बाद अब अप्रैल मई आया, तो अप्रैल और मई में आप एप्लीकेशन दे दो ताकि 15-20 दिन या महीने भर में आपका पेन आ जाएगा और 31 जुलाई लास्ट डेट रहेगी, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। यानी आप पूरा प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं इन केस इनकम एक्सीड्स, क्योंकि इनकम का पता कब लगेगा, पूरा ईयर एंड होने के बाद लगेगा कि अच्छा 2.5 लाख से ज्यादा हो गई तो इस बार तो रिटर्न भरना पड़ेगा, पहली बार फर्स्ट टाइम तो पेन नंबर लेना पड़ेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। और टर्नओवर के केस में लेकिन क्या लिखा हुआ है, टर्नओवर के केस में लिखा हुआ है बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो टर्नओवर के केस में आपको बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर यानी 31 मार्च से पहले लेना पड़ेगा। तो इस प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2020 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा और इस केस में वो मई तक भी अप्लाई कर सकता है। सुनना बात क्लियर लिखा हुआ है। चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न चैरिटेबल ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पेन। उनको हमेशा पेन नंबर लेना क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन में ही तब आएगा वो जब सेक्शन 12A लगाएगा और 12A तभी मिलेगा जब डिपार्टमेंट जाएगा और डिपार्टमेंट से जब भी कनेक्ट होना है तो आपको पेन नंबर तो लेना है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन एग्रीगेट 250 और मोर, any resident person not being an individual who enter into financial transaction of an amount aggregating 2,50,000 or more during the financial year as well as the managing director, trustee, partner वगैरह वगैरह जितने भी दे रखे is required to obtain pen with effect from 1st April 18। तो अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 2.5 लाख से ज्यादा कर रहे हैं, अदर देन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, नॉट बीइंग इट, यानी फर्म, कंपनी, किसी से भी 2.5 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर कर रहा है तो उनको पेन नंबर लेना जरूरी है और उनके डायरेक्टर, पार्टनर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह इन सबको भी लेना है। HUF है तो उसका कर्ता, उन लोग को भी लेना है, ठीक है, जो भी उसके बिहाफ पे काम करता है। फिर अगला है पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इसकी इनकम कम हो, उसका टर्नओवर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। इफ गवर्नमेंट इज नोटिफाइड दैट द फॉलोइंग पर्सन शुड ऑब्टेन पेन देन इट इज मैंडेटरी फॉर द असेसी टू ऑब्टेन पेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं कि आप जब 50,000 से ज्यादा का बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो सिंगल डे, एक ही बार में, तो वो आपसे पेन नंबर मांगता है। ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपकी इनकम कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको पेन नंबर लेना है। तो ऐसे कई क्राइटेरिया बना रखे हैं कि जहां पर भी आप इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड लिस्ट है उसकी पूरी कि तब तक आपको पेन लेना पड़ेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो या नहीं भरते उससे मतलब नहीं,
मैंने डीमेट अकाउंट खुलवाया, शेयर्स में लॉस हो गया, इनकम कुछ भी नहीं, रिटर्न नहीं भरना है, लेकिन पेन लेना है क्योंकि डीमेट अकाउंट बिना पे के खुलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है अपना कोटिंग ऑफ आधार, सेक्शन 139AA 533 पेज नंबर पर। आपने सुना ही होगा कि आजकल आधार को पेन से लिंक करना कंपलसरी हो गया है, जिसकी लास्ट डेट बढ़ते बढ़ते 31 मार्च थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण और आगे बढ़ा दी गई। तो पेन और आधार ये दो ही मेन नंबर होते हैं, अधिकांश जगह पर ये चलते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ देखें आप, सेक्शन 139AA हैज बीन इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 17 से आया था, तब से कंपलसरी बनाया, लेकिन देखते ही देखते आज 20 हो गया और 21 तक यानी 31 मार्च 21 तक आप पेन और आधार को लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, क्या कोट करना है? नंबर 1 लिखा है कि या तो एप्लीकेशन नंबर इन एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पेन और इन द इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप जो पेन नंबर के लिए अप्लाई करोगे तो आधार कंपलसरी है, और इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो वहां पे भी आधार का कॉलम आता है, आधार नंबर लिखना आपके लिए कंपलसरी है। और अगर मान लो आपका आधार अभी अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आधार जब हम बनवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एनरोलमेंट आईडी आती है बड़ी सी, तो आपको पास आधार नंबर बाद में आएगा, आप एनरोलमेंट आईडी डालकर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कैटेगरी भी है, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पेन and who is eligible to obtain Aadhaar shall intimate his Aadhaar number to the prescribed authority in prescribed form on or before the date notified by central government. Central government notified 31st December 19, but अब ये डेट कट कर देना। ठीक है, अब तो 31st March 2021 हो गई। In case failure to intimate Aadhaar number, the pen allotted to the person shall be deemed to be इनवैलिड। पेन नंबर इनवैलिड कर देगी गवर्नमेंट, सोचो, तो पेन इनवैलिड हो जाएगा तो यू कैन नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और एनी अदर डॉक्यूमेंट टू द डिपार्टमेंट। कुछ भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेन के बिना कोई करस्पॉन्डेंस नहीं होता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ना ऑनलाइन और ना ऑफलाइन। इसलिए मेन पेन नंबर विथ आधार मैंडेटरी। तीसरा है वेन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139AA नॉट एप्लीकेबल। बस पढ़ना ये है आपको, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो ये है, याद रखने वाली बात। अदरवाइज पेन एंड आधार लिंकिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल। बट आप बताओ मुझे, एक एनआरआई नॉन रेसिडेंट पर्सन आया, वो क्या आधार नंबर लेगा और उसको अगर रिटर्न फाइल करना है तो कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं, तो ये याद रखो, इस पर स्टार बनाओ आप। क्या क्या लिखा हुआ है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139AA shall not apply to such person or class of persons or any state or part of state as may be notified by central government. Central government is notified that the provision of section 139AA shall not apply to an individual who does not possess the Aadhaar or enrollment ID and is, तो इंडिविजुअल पर अंडरलाइन करें, एंड इंडिविजुअल एंड इज पर अंडरलाइन करें। तो एक तो इंडिविजुअल हो और क्या हो, रेसिडेंट रेसाइडिंग इन आसाम, जम्मू कश्मीर और मेघालय, इन 3 स्टेट में अगर है तो उससे अभी आधार की कंपल्सन नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर से सेक्शन 370 हट चुका है तो बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वहां पर भी आधार मैंडेटरी। और नॉन रेसिडेंट पर्सन कैसे ऑब्टेन करेगा आधार, तो वहां पर भी उसको एक्सेप्शन है। ऑफ एज 80 ईयर्स और मोर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सुपर सीनियर सिटीजन, अगर इस साल वो 80 साल कंप्लीट हुए, उसके 80 साल का व्यक्ति हो चुका है तो उसे आधार की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आधार में आप देखना थंब लगता है, तो थंब प्रिंट जो होती है वो जनरली सुपर सीनियर सिटीजन की आ ही नहीं पाती, तो उनका आधार ही नहीं बन पाता है। इस कारण से उनको यहां छूट दी गई है। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी आधार नहीं बना सकता, तो नॉन रेसिडेंट भी आ गया और नॉट सिटीजन भी आ गया। इन दिस केस इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द इंडिविजुअल टू कोट हिज आधार नंबर। ये याद रखना है चीज, किन किन को आधार का कंपल्सन नहीं, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। किस किस पर लगता है वो तो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन किस पर नहीं लगता वो। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, कोई कंपनी अपना रिटर्न भर रही, कोई फॉर्म अपना रिटर्न भर रहा है, कोई एचएफ अपना रिटर्न भर रहा है, उनमें आधार नहीं लगता है।
उनका आधार बनता है क्या? आधार सिर्फ किसका बनता है? इंडिविजुअल का। इसलिए इन्होंने लास्ट में भी जो नॉट एप्लीकेबल की बात की वो इंडिविजुअल की और अप्लाई भी किस पे होगा? इंडिविजुअल पे होगा। अगला है स्कीम ऑफ फैसिलिटेट सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। टीआरपी ये नाम आपको जीएसटी में सुनने को मिलेगा, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। यानी जैसे टैक्स कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से भी कुछ पर्सन अपॉइंट करता है जिसको बोलते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। गवर्नमेंट की तरफ से उसको लाइसेंस नंबर दिया जाता है। इसकी एक एग्जाम होती है। चिदम्बरम साहब ने ये स्कीम लॉन्च की थी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर की, कि टैक्स के जो रिटर्न प्रिपेयर होंगे वो टीआरपी के थ्रू होंगे, उसका लाइसेंस नंबर की सील लगेगी तब होंगे, और गवर्नमेंट इसको कमीशन देगी इस पर्सन को। इससे रोजगार बढ़ेगा ताकि वो उससे लोग एग्जाम दे और कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले और फिर वो लोग टीआरपी का लाइसेंस ले, ताकि उनके थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होंगे तो उनको कुछ कमीशन मिलेगा हर रिटर्न पे। उस वक्त की कहानी बताता हूं। उस वक्त सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे टैक्स कंसल्टेंट को लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, हमारी तो मेन इनकम ही टैक्स कंसल्टेंसी की है और टैक्स रिटर्न सीधे ज्यादा भरते थे लोग, तो टैक्स रिटर्न से तो हम कमाते थे, अगर वो भी हमसे छीन जाएगा तो फिर क्या बचेगा। ऑडिट तो साल भर में एक बार होता हो, तो कुछ क्लाइंट का होता है जिनको बड़े टर्नओवर होते हैं। फाइनेंस का काम उस वक्त इतना नहीं हुआ करता था, तो और खास तौर से उन सीए या उन टैक्स प्रिपेयर की बात कर रहा हूं, उन टैक्स कंसल्टेंट की बात कर रहा हूं जो सिर्फ रिटर्न पे ही डिपेंडेंट थे। तो उनके लिए तो लगा कि हम तो क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एग्जाम कौन कौन क्वालिफाइड होगा, तो इसमें एग्जाम देने के लिए बीकॉम वगैरह जितने भी ग्रेजुएट होते हैं, बीकॉम बीएससी वगैरह इक्विवेलेंट सभी एलिजिबल थे, सीएस भी एलिजिबल थे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़ दिया उन्होंने। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट एलिजिबल। हम सीए लोगों के तो सभी दुश्मन है वैसे भी, तो उन्होंने भी कोशिश की हटाने की, लेकिन सीए के दिमाग के आगे ये लोग क्या कर सकते थे। क्या करा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस टाइम पर? तैयारी कर ले कि अपने जो फेथफुल एम्प्लॉय है उनको एग्जाम दिलवा देंगे। या हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सोचा कि उनकी वाइफ जो है जनरली ग्रेजुएट तो है ही सी, उसको एग्जाम दिलवा देंगे, उसके नाम से लाइसेंस ले लेंगे, काम हम ही करेंगे, सेल हम ही लगाएंगे। तो तोड़ हर जगह का है, इसलिए ये वाली स्कीम फेल हो गई। पूरे उज्जैन में कहीं पर भी आपको टीआरपी का बोर्ड लगा हुआ नहीं मिलेगा, कोई देता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि आप जब आईटीआर फॉर्म भरते हो तो उसमें आता है कॉलम टीआरपी का, भी आता है कॉलम। तो ये इस तरह के एक एग्जाम दी थी। अच्छा हुआ इसको मैंडेटरी नहीं करा। अगर मैंडेटरी होता है कि आप बिना इसके रिटर्न ही नहीं भर सकते हो, तो फिर सभी को लेना पड़ता है लाइसेंस, ठीक है। देख लो आप इसके बारे में, प्रोविजन पढ़ लेना, ऐसा कुछ खास नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग द स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्संस टू प्रिपेयर एंड फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, द बोर्ड हैज फ्रेम्ड अ स्कीम providing that such person may furnish their return of income through a TRP authorized to act as such under this scheme. The scheme specify the manner, उस स्कीम में पूरा मैनर लिखा है कि टीआरपी बनेगा कैसे। तो मैंने कहा वो एग्जाम देना है, उसकी ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद एक लाइसेंस नंबर आएगा, उससे होगा। तीसरा है द टीआरपी में बी एन इंडिविजुअल अदर देन पर्सन स्पेसिफाइड और एम्प्लॉय वगैरह वगैरह। तो इंडिविजुअल कोई भी टीआरपी बन सकता है। अदर देन में ऊपर लिस्ट है, इन्होंने भी दी क्योंकि आईएमपी नहीं है पॉइंट, इसलिए सिंघानिया जी ने भी नहीं दी। तो बस इसको आप इतना सा ही याद रखेंगे। टीआरपी इज द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट अंडर स्कीम ऑफ टीआरपी, ठीक है। रिटर्न बाय होम टू बी वेरीफाइड। अब आईएमपी एक और सेक्शन 140, रिटर्न बाय होम टू बी वेरीफाइड। वेरीफाइड पहले यहां था रिटर्न बाय होम टू बी साइन। साइन कौन करेगा? अब साइन वर्ड हटा के वेरीफाइड वर्ड कर दिया। तो वेरीफाई कौन करेगा? क्योंकि अब साइन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऑनलाइन रिटर्न सबमिट होते हैं और ऑनलाइन में साइन की जरूरत ही नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत है। या तो कुछ जगह पे ऑडिटेड फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ता है, और जो नॉन ऑडिटेड है सिंपल इंडिविजुअल 2-2.5-3 लाख रुपए की इनकम वाला व्यक्ति अगर
रिटर्न फाइल करेगा तो भी ऑनलाइन करेगा, लेकिन ओटीपी से करेगा, तो साइन की जरूरत कहां है? ना मैनुअल साइन और ना डिजिटल साइन। तो साइन का वर्ड हटा दिया, वेरीफाइड वर्ड ला दिया, वेरीफाई करना पड़ेगा। किस किस को वेरीफाई करना पड़ेगा? फर्स्ट नंबर पॉइंट देखें आप। तो इंडिविजुअल के केस में आप देखेंगे क्या कौन कर सकता है? तो इंडिविजुअल खुद कर सकता है, और ये इंडिविजुअल अगर मान लो आउट ऑफ इंडिया कहीं बाहर गया हुआ है तो भी ये खुद कर सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन है ना, ओटीपी आएगा तो ये अमेरिका गया तो वहां ओटीपी आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। डिजिटल सिग्नेचर अपने साथ लेके चले जाए, वहीं पे डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर सकता है। तो इंडिविजुअल हिमसेल्फ और वेयर इंडिविजुअल इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एब्सेंट हो तो भी क्या लिखा है? बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, खुद ही कर लो, और बाय सम पर्सन ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ, या फिर वो यहां पर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे गया हो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग। जैसे हम लोग कई बार क्लाइंट से लिखवा लेते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी से हमें पावर सिर्फ किस बात का है? उसकी जमीन जायदाद का पावर नहीं है। वरना जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम आता है बच्चों के मन में आता है सर वो मूवी याद आ जाती है बाजीगर। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये नहीं सारी जमीन जायदाद, सिर्फ उस पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा रहता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। फिर वेयर द इंडिविजुअल इज मेंटली इनकेपेसिटेड, मान लो ड्यूरिंग द ईयर में इनकेपेसिटेड हो गया हो, ठीक है, तो उसकी इनकम तो होगी, उसके नाम पे एफडी था, इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके नाम पर उसके गार्जियन जो भी होंगे वो रिटर्न फाइल करेंगे। इसी तरह से आगे तक लिखा हुआ है, क्लियर। दूसरा एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता मेन होता है, और अगर कर्ता एब्सेंट फ्रॉम इंडिया हो तो वो अपने घर के जो बड़े एडल्ट मेंबर होते हैं उनको ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। तो बाय एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली, माइनर नहीं होना चाहिए। कंपनी के केस में कौन? तो जनरली मैनेजिंग डायरेक्टर पर अंडरलाइन करो, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर अनअवेलेबल है या है ही नहीं, मान लो कंपनी में एमडी नहीं है, तो फिर एनी डायरेक्टर, लास्ट में लिखा हुआ है एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो उस पर अंडरलाइन कर लो। फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर, जिसको हम वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं, या तो वो करे, और नहीं तो फिर लास्ट में लिखा एनी पार्टनर देयर ऑफ नॉट बीइंग माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए। एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्या अंडरलाइन करोगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। लोकल अथॉरिटी के केस में आप देखें बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर देयर ऑफ, प्रिंसिपल ऑफिसर। पॉलिटिकल पार्टी में बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सच पार्टी, जैसे अपने बीजेपी में अमित शाह जी, हालांकि अब अमित शाह जी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, अब वो गृह मंत्रालय में, तो जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो करेंगे। एनी अदर एसोसिएशन के केस में मेंबर ऑफ एसोसिएशन, जो एओपी बीओआई होती है उसमें ग्रुप का जो मेंबर होगा वो, और एनी अदर पर्सन के केस में बाय द पर्सन और द सम अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। इस तरीके से कौन कौन, यानी आप देखो तो इन शॉर्ट सभी में जो उनके मेन पर्सन होते हैं, जो मुखिया होते हैं हर एक के, वो साइन करेगा। साइन करेगा मीन्स वेरीफाई करेगा रिटर्न को। वेरीफाई करेगा कैसे? या तो ईवीसी से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो ओटीपी आएगा, या फिर डिजिटल सिग्नेचर से, वेर एवर रिक्वायर्ड। और अब लास्ट सेक्शन, तो लास्ट सेक्शन में व्हाट इज द सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 140A। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, सेक्शन वैसे यहीं तक खत्म हो गए थे अपने। 140A सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि असेसी हिमसेल्फ फर्निश इनकम एंड डिक्लेयर हिज इनकम फ्रॉम 5 8 सैलरी, हाउस ऑफ एक्सेट्रा, एंड क्लेम डिडक्शंस अंडर 80C to 80U एंड पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। खुद ही आप क्या करोगे? अच्छा बताओ, पहले तो आप खुद ही कंप्यूटेशन करोगे हर साल। पहले किसके ऊपर रिक्वायरमेंट है? असेसी पे, कि वो रिटर्न फाइल करे। रिटर्न फाइल करे मतलब खुद ही डिक्लेयर करे कि मैंने इतना इतना कमाया, ये मेरा डिडक्शन है, ये मेरा टैक्स है। फिर अगर उसकी स्क्रूटनी होगी, गवर्नमेंट असेसमेंट करेगी, तो वहां पर वो गवर्नमेंट आपकी इनकम को बड़ा घटा सकती है, वो बात की बात है। लेकिन करोड़ों रिटर्न जाते हैं, सबकी स्क्रूटनी नहीं होती, इतना मैन पावर नहीं है उनके पास, तो क्या करेंगे वो लोग? मुश्किल से 2 या 3% केस सिलेक्ट होते हैं बड़े बड़े पास, उनकी स्क्रूटनी होती है। बाकी केसेस में ये सेल्फ असेसमेंट को ही रेगुलर असेसमेंट मान लिया जाता है, मतलब हमारी तरफ से भी हो गया और उनकी तरफ से भी हो गया। तो सेल्फ असेसमेंट सबसे पहले होगा, इसलिए यहां लिखने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है
An assessee is required to submit his return under section 139 to और 142 और 148 वगैरह वगैरह। 139 में आप रेगुलर रिटर्न फाइल करते हो, कोई सा भी, चाहे वो 139 का रेगुलर रिटर्न हो, 139(4) का बिलेटेड रिटर्न हो, 139(5) भी आ गया। 142 मैंने कहा था कई बार हम रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट हमें नोटिस देती है टू फाइल रिटर्न, तो 142 का रिटर्न। 148 एस्केपिंग असेसमेंट, ये आप पढ़ोगे सीए फाइनल में। 153A और 158BC ब्लॉक असेसमेंट, आपके यहाँ रेट डलती, छापा डलता, आज तक आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपका पिछले 6 साल का एक साथ असेसमेंट हो जाएगा। 6 साल के रिटर्न भरवाएगी गवर्नमेंट, और भरे भी है तो फिर से डिक्लेयर करवाएगी। तो ऐसे सारे प्रोविजंस आगे आएंगे, बट सिंपल हम अभी बात कर रहे हैं 139 की बात कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट 139(1) में, 4 में या 5 में आप जो रिटर्न भरते हो बिलेटेड सेल्फ या रिवाइज रिटर्न, वो सेल्फ असेसमेंट वाले होते हैं, उसमें आप सेल्फ डिक्लेरेशन करते हो। तो इसको आप पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मन से लिख सकते हो। वेन एवर असेसी फर्निशेस ऑन इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेयर इनकम अंडर 5 heads, claim deductions and pay tax चालान which is determined by himself, जो खुद ने टैक्स डिटरमाइन किया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, तो बाकी का पैराग्राफ कट कर देना, यानी सेल्फ असेसमेंट में ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब 535 पेज नंबर से लेके तो आखिरी तक पूरा चैप्टर कट करना है। कट क्यों करना है? इसलिए कट करना है कि आपके कोर्स में नहीं है। आपका काम था इनकम कंप्यूट करके, असेसमेंट करके और टैक्स चालान भर के और असेसमेंट रिटर्न फाइल कर दिया। अब रिटर्न फाइल करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग क्या होती है, वो नोटिस कब देंगे, कब स्क्रूटनी असेसमेंट करेंगे, कब इस असेसमेंट को चेंज कर देंगे, कब रेट डाले, ये सारे प्रोविजन सीए फाइनल में। तो ये आगे जो लिखे हुए उससे रिलेटेड है। मैंने पहले भी कहा था सिंघानिया बुक में सारे प्रोविजन इसलिए दिए क्योंकि बुक और भी जगह काम आती है, प्रोफेशनल्स भी यूज करते हैं इसको, बट हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे कोर्स में, तो हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको मैंने बता दिया ये सारे सेक्शंस काम के। ठीक, स्टडी मटेरियल में देख लेना आप, रिटर्न ऑफ इनकम में अगर इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बचता है तो मुझसे पूछ लेना आप। और इस चैप्टर, ये मैंने कहा प्योर थ्योरी चैप्टर है, या तो इसका बेयर थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डिफेक्टिव रिटर्न, व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न वगैरह वगैरह, या फिर कई बार इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं। तो एमसीक्यू आप स्टडी मटेरियल में आखिरी पेजेस पे दिए वो जरूर किया करें, हर चैप्टर में करें। और अब एक बार जरा सिंघानिया की स्टार्टिंग कंटेंट्स पर आके देख लें। मैं आपको बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि आपका इनकम टैक्स सब्जेक्ट लगभग खत्म हो चुका है 98%। 2% सिर्फ जो बचाया वो मैंने इसलिए बचाया कि बिजनेस हेड बाकी, बस बाकी आप देखें चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया, नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ चुके हैं, 3rd एग्जेम्प्टेड इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के बाकी 4 हेड हमारे हो चुके हैं। फिर 9th चैप्टर है क्लबिंग, ये हो चुका है। 10th सेट ऑफ, ये भी हो गया है। 11th डिडक्शंस 80C से 80U तक के, ये भी हो गए हैं। 12th एग्रीकल्चर इनकम, ये करवा दिया मैंने। 13th, अब 13th है इंडिविजुअल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी ये चैप्टर इनडायरेक्टली तो हो गया क्योंकि अब ये चैप्टर से क्या बता रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कैसे निकालते। तो अभी अपने सेट ऑफ वाले क्वेश्चन में, एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 5 हेड, डिडक्शन और टैक्स निकालना बताया ना, वही इस चैप्टर में। अलग से चैप्टर में कुछ नहीं, कोई नए प्रोविजंस नहीं है, यानी 5 हेड मिला के क्लबिंग, सेट ऑफ प्लस माइनस करके डिडक्शंस देने के बाद जो टोटल इनकम आएगी उसका चैप्टर है। तो ये चैप्टर में सारे होमवर्क ही है, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं, आप देखना सीधे क्वेश्चन है। लेकिन वो मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे बिजनेस सेट और समझाना है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि इस चैप्टर में जिस क्वेश्चन में बिजनेस सेट नहीं है वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, करने का तरीका मैं बता चुका हूं। और हर क्वेश्चन में 5 हेड नहीं आएंगे, 2 या 3 हेड आएंगे। फिर एचयूएफ कट कर दीजिए आप, ये आपके कोर्स में नहीं है। फॉर्म ये भी कट कर दीजिए, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन फॉर्म का एक सेक्शन है जो बिजनेस सेट में बताऊंगा मैं आपको, तो एचयूएफ और फॉर्म कट कर दें। और वैसे भी एचयूएफ का क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, एचयूएफ का स्पेशली एचयूएफ का असेसमेंट आपके कोर्स में नहीं है कि एचयूएफ का कंप्यूटेशन आ जाए पूरा पूरा, ऐसा नहीं। और गलती से कभी आ जाता है
तो कुछ भी फर्क नहीं है इंडिविजुअल और एचयूएफ में। इवन स्लैब भी सेम है, वही 2.5 लाख वगैरह वाली, सब कुछ सेम है। डिडक्शंस भी लगभग आपने देखा हर जगह इंडिविजुअल के साथ एचयूएफ आया, तो कोई खास बात नहीं होती है। बस ध्यान ये रखना रहता है कि एचयूएफ में एचयूएफ के नाम से जो इनकम होती है वो अलग होती है, एचयूएफ के मेंबर्स की इनकम अलग। इसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न लग जाता है और पार्टनर्स का रिटर्न अलग। तो फर्म की इनकम पे टैक्स लगता है 30%, पार्टनर्स इंडिविजुअल है तो उनपे वही स्लैब लगती है। बट हमारे कोर्स में नहीं, हम क्यों करें, तो कट कर दो आप इतना। रिटर्न ऑफ इनकम मैंने समझा दिया आपको, एडवांस टैक्स मैंने समझा दिया, 18 टीडीएस समझा दिया और 19 इंटरेस्ट समझा दिया। 19 चैप्टर में से सिर्फ 2 चैप्टर कट करवाए मैंने, वो भी इसलिए कोर्स में 17 चैप्टर, और उसमें से सिर्फ बिजनेस एड बचा है 16 चैप्टर हम कर चुके हैं। इतना बड़ा कोर्स आपके लिए रिवीजन के लिए है। तो मैं आपको आज ही एक बात क्लियर कर दूं कि मैं आपका 15 जुलाई रख लेते हैं, 15 जुलाई के आसपास कोई भी एक डेट फिक्स रहेगी, उस पर हम ओवरऑल टेस्ट रखते हैं इनकम टैक्स का। और अगर 15 जुलाई कम पड़ रही हो तो हम उसको 20 जुलाई कर लेते हैं, बट 20 से आगे नहीं बढ़ाएंगे। बस 20 जुलाई लास्ट डेट रहेगी, ये समझ लो। आज कितनी है, आज जो भी डेट हो 2-3 तारीख, तो यहां से लेके 15-17 दिन देता हूं मैं आपको। इनकम टैक्स पूरा रिवाइज चाहिए मुझे, और इसी सीक्वेंस में चाहिए। मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया, दूसरा, तीसरा, फिर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया, उसी सीक्वेंस में आप रिवीजन करें। कहां से करें, तो नंबर 1 वही, सबसे पहले रूल्स पढ़ें, रिवाइज करें, पूरे रूल्स एक साथ रिवाइज करें। फिर सबसे पहले सिंघानियां करें, जो क्वेश्चन मैंने करवाया वही, ताकि आपको करे हुए क्वेश्चन रहेंगे जल्दी आ जाओगे। फिर स्टडी मटेरियल के वो क्वेश्चन करें जो सिलेक्टेड आपको लगे थे कि हाँ इसमें कुछ अच्छा पॉइंट है, टफ पॉइंट। और करना सब रिटर्न है, ताकि रिटर्न की प्रैक्टिस हो, टाइम बचेगा हमारा। इस तरीके से आप पूरा रिवाइज करके दें। 20 तारीख ही रखते हैं, 20 तारीख फुल एंड फाइनल हमारा पूरा ओवरऑल टेस्ट। ठीक, इतना बड़ा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और इसी बीच में 20 तारीख तक मैं आपको बिजनेस हेड भी करवाऊंगा, उसके होमवर्क भी रहेंगे, ध्यान रखना। तो बाकी हेड आपका और करें। ठीक, थैंक यू सो मच।